हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नई खुशखबरी को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। विज्ञापन जारी हो गया है। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस भर्ती का ये नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इसमें किस किस डेट को क्या क्या होगा, कब फार्म भरा जाएगा, कब इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखिए, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन बिगिन, यानी 27 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 को इसका करेक्शन का लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट फरवरी में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फ़ीस कितना है। जनरल और ओबीसी का फ़ीस है 400 रुपये और SC ST का भी फीस 400 रुपये है। ठीक, नीचे देखिए, मिनिमम एज है, इसके एज क्राइटेरिया है मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 22 ईयर्स फॉर मेल, यानी पुरुषों के लिए 22 वर्ष है और महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। और कुछ कैटेगरी में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो रूल है उसके अनुसार कुछ छूट भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की योग्यता कितनी है? 10+2 यानी इंटरमीडिएट, यानी आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे सभी पद। कैटेगरी वाइज आपको दिखाई दे रहा होगा। जनरल में 24,102 पद हैं, ओबीसी में 16,264 पद हैं, EWS में 6,024 पद हैं, SC यानी शेड्यूल कास्ट में 12,650 और शेड्यूल ट्राइब यानी ST में 1,204 पद हैं। टोटल 60,244 पद हैं। देखते हैं किसकी शारीरिक योग्यता क्या है। इसमें हाइट को देखिए, तो पुरुषों के लिए चाहे वह जनरल का हो या ओबीसी अभ्यर्थी हो या SC अभ्यर्थी हो, सभी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए और ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। और वो फीमेल चाहे जनरल ओबीसी या SC की हो, उसके लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए और ST फीमेल्स के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट यानी मेल जनरल के लिए, ओबीसी और SC के लिए चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST मेल के लिए चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल चाहिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रनिंग चाहिए मेल के लिए और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग चाहिए फीमेल के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग नोटिफिकेशन भी देख लें। आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यह पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए सीधी भर्ती है। ठीक है, जिसका पे बैंड है 5200 से लेकर 20,200 रुपये ग्रेड और इसका ग्रेड पे है 2,000 रुपये।
नीचे देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा किस श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब आवेदन करने की तिथि भी आपको बता दिया है, और आवेदन शुल्क सभी का 400 रुपये लगेगा। तो इसके लिए अर्हता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और शैक्षिक अर्हता है 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं एवं 12वीं पास होना चाहिए। अपेयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। पुरुषों के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात वह 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में हो। ठीक है, यानी 22 वर्ष से अधिक भी नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जन्म तिथि निर्धारित की गई है, जो कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच में होना चाहिए। परंतु कुछ वर्गों में, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ विशेष छूट जो कि आयोग के द्वारा प्रदान की जाएगी, जो इसमें जो नियम बना होगा उसके अनुसार आपको विशेष छूट भी प्रदान किया जाएगा। और वैवाहिक स्थिति के बारे में भी समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का, किसी अभ्यर्थी का 2 विवाह हुआ हो, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें लिखित परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों की होगी। इसमें लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी और इसमें 150 प्रश्न होंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक, अर्थात आधा अंक काट लिए जाएंगे, यानी आई अंक। आपके 1/4 अंक गलत होने पर काट लिए जाएंगे। और दोस्तों बता दें कि इसमें 4 विकल्प होंगे। ठीक है, और यह परीक्षा OMR सीट पर ऑफलाइन ली जाएगी। ठीक है, और यह परीक्षा एक ही पाली में होगी। यदि अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो एक से अधिक पाली में भी हो सकता है, लेकिन जब एक से अधिक पाली में होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान भी किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा डिटेल मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिएगा। बिना स्किप किए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो बीच में जानकारी आपको छूट सकती है। दोस्तों, OMR उत्तर पत्रक में 3 प्रति होगी। 3 प्रति होगी, अभ्यर्थी प्रति, ठीक है, मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड एजेंसी और तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। दोस्तों, जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। आपका DV होगा और फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी शारीरिक परीक्षा भी होगा, जो कि यथावत आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि इस परीक्षा में जब आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी तो उसमें आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है और कहीं इसलिए कहीं आपको यदि स्पष्ट ना हो रहा होगा तो इसके लिए सॉरी। अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, OBC और SC के लिए 79 सेमी उसका सीना होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेमी, यानी 5 सेमी फुलाना है।
और एसटी के लिए 77 सेमी से 82 सेमी, यानी इसको भी 77 सेमी मिनिमम होना चाहिए और 5 सेमी फुलाना है। यानी सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 5 सेमी फुलाना अनिवार्य है। ठीक है। और महिलाओं के लिए भी देख लीजिए नीचे, महिलाओं के लिए भी 152 सेमी होनी चाहिए, ओबीसी, जनरल और एससी महिलाओं के लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 40 किग्रा होना चाहिए। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर फिजिकल होगा और फिजिकल के आधार पर फिर रनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और जो रनिंग में छट जाता है तो उसका चयन प्रक्रिया वहीं पर निरस्त हो जाएगी, यानी वहीं से वह बाहर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, तो जब आप सभी में सफल हो जाएंगे, यानी लिखित परीक्षा, फिजिकल और रनिंग तीनों में सफल हो जाएंगे, तो आपको लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का अंक जब समान होगा, अंक समान होने पर अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर, यानी कुछ जो पीछे दिखाया गया था कि उनके पास या तो CCC का सर्टिफिकेट हो जो ओ लेवल से हो, या फिर वह एनसीसी में बी सर्टिफिकेट लिया हो। ठीक है। तो उनके आधार पर उनकी योग्यता निर्धारित की जाएगी जब अंक समान हो जाएंगे, यानी उनका जब अंक टाई कर जाएगा। और फिर भी उसके बाद भी यदि समान हो जाता है तो आयु में जिनकी आयु अधिक होगी उनको लाभ मिलेगा, यानी वरीयता क्रम में उनको वरीयता दिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश जो मूल निवासी होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा, 10% का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं। और आयु में छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा, जो कि अनुसूचित जाति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी ये सभी छूट उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। इसी तरह भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST तथा ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा वह 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, किंतु जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले का जारी होना चाहिए, यानी आपका जाति 1 अप्रैल 2023 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी का दावा करने वाले छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यह सभी प्रमाण पत्र आपको डीबी के समय चाहिए, आपको डीबी के समय दिखाना होगा वहाँ पर। यदि आप वहाँ पर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो उसे आरक्षण का लाभ न देते हुए उसे सामान्य की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा और इसके लिए आपको दोबारा कोई अवसर नहीं मिलेगा जिससे आप आरक्षण का दावा कर सकें। ठीक है, तो यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तो आप पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लें। आवेदन की तिथि के पहले का सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद का जो भी डॉक्यूमेंट निर्गत किया जाएगा वह मान्य नहीं होगा। अब नीचे आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको ऑनलाइन करने के लिए बताया गया है। यानी आप ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद अपना फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। यदि आप समय से पहले सबमिट नहीं करेंगे तो अंतिम तिथि को, यदि आप फीस जमा कर दिए होंगे तो अंतिम तिथि को अपने आप यानी स्वतः सबमिट हो जाएगा। और आवेदन के अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। आवेदन में आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वह डॉक्यूमेंट यदि आपको डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो तो उसे डिजी लॉकर से ही डालें, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट आपको डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है उसकी प्रति स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। और फोटो तथा हस्ताक्षर दोनों अलग अलग अपलोड करना होगा। उसका आप साइज़ देख लेंगे और उसी हिसाब से अपलोड करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो लोग साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं तो साइबर वाले या बहुत सी गलतियां उसमें कर देते हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और बाद में आपको पछताना पड़ता है। इसलिए आप जब भी साइबर कैफ़े पर फॉर्म भरवाएं तो फार्म पर भरी गई सभी प्रविष्टियों का मिलान आप सही से अच्छी तरह से भली भांति जांच लें। उसके बाद ही फीस पेमेंट और सबमिट करें, ठीक है। क्योंकि ये गलतियां बहुत से लोग करते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो आप अपना जो भी फार्म भरें वह कोशिश करें कि आप अपने से भरें। यदि आप अपने से नहीं भर पाते हैं तो साइबर कैफ़े में जाते हैं तो साइबर वाला जब फार्म भरता है तो उसको आप अच्छी तरह से देखें कि वह टाइप क्या कर रहा है, सही कर रहा है या स्पेलिंग सही कर रहा है या मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि यह गड़बड़ियाँ साइबर वाले कर देते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बाद में आपको पछताना के सिवाय कुछ नहीं मिलता। यहाँ देखिए आपको फ़ोटो का साइज वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक, और ये सभी प्रविष्टियों को भी आप ध्यानपूर्वक देखकर भरेंगे। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे और तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे, यानी आप सबमिट करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम आपको पुनः एक बार याद दिला देते हैं कि आप हर प्रविष्टियां सही भरिएगा और 2 से 3 बार 4 बार मिलान करने के उपरांत ही आप फॉर्म सबमिट करिएगा। तो दोस्तों जितने भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। और हाँ, अब आप सिलेबस के भी ज़्यादा चर्चा कर लीजिए, देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। आपको सिलेबस में 4 विषय हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी,
मैथ और रीजनिंग। तो सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अब जितना भी डिटेल था दोस्तों, जितना भी डिटेल था मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, सब कुछ भी नहीं है। अब ये अपना आयोग का जो भी है आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं भी अपने इस चैनल पे ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का भी पोर्शन कराऊंगा, ठीक है। जितना हो सके मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा और आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा और ऐसी ट्रिक जिसे आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वह तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।